सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जास्मीन मंजूर एंड वेलकम टू द शो। नाज़रीन, ये तो आप जानते ही हैं कि इस वक्त मुल्क में एक मैं तो नहीं कहूँगी बल्कि चेयरपर्सन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ये कहा कि एक ऐसा आईनी बहरान पैदा किया जा रहा है जो ना आपने किया है, ना मैंने किया है, ना पार्लियामेंट ने किया है। इट्स बाय द जुडिशरी एंड फॉर द जुडिशरी। तो उन्होंने यानी कि उनका कहने का मकसद ये है कि जो अभी हाल ही में आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से एक ऑर्डर आया है, उसका तफसीली फैसला अभी आना है और उसके साथ साथ उसमें एक अमेंडमेंट कर दी गई है पार्लियामेंट में और सदर मुमलिकत से वो साइन भी करवा लिया गया है जो मखसूस नशिस्तों के हवाले से फैसला दिया गया। अच्छा, थोड़ा सा पस मंजर मैं आपको ले जाऊंगी, नॉट फॉर वेरी लॉन्ग बट वेरी वेरी ब्रीफ फ्यू सेकेंड्स। ये ऐसा नहीं है, पहली दफ़ा नहीं हो रहा, ये अब एक तसलसल से हमें नज़र आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले आते हैं अगर तो वो किसी एक मखसूस पार्टी के शख्स के हक में आ जाते हैं तो फिर बहुत खुशियां मनाई जाती हैं। अगर किसी और पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ आ जाते हैं या उनके हक में आ जाते हैं तो कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट का टिल्ट इस मखसूस पॉलिटिकल पार्टी की तरफ है। और अभी ये वाज़े तौर पर हमें नज़र आ रहा है एंड इट्स ऑल ओवर द मीडिया एंड एवरीबडी इज डिस्कसिंग दिस ओपनली। तो इसमें कोई इबाम नहीं है ये कहना कि पॉलिटिकल पार्टीज इस वक्त ये सोच रही हैं जो इक़्तिदार में है कि जुडिशरी को ऐसा लग रहा है कि जुडिशरी एक साइड ले रही है अनप्रोपोर्शनेटली और वो टिल्ट दिखा रही है अपना तहरीक इंसाफ की तरफ। और शायद मे भी उसका रीज़न ये है कि दे कंसिडर दैट पार्टी टू बी अ मोर पॉपुलर पार्टी अगर उसको गेज किया जाए ऑन 1 to स्केल जो इलेक्शंस हुए। बहरहाल अब जाहिर सी बात है अगर ये फुल ब्लोन प्रोपोर्शनल कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस बन जाता है तो ये मुल्क के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, क्योंकि जुडिशरी वर्सेस पार्लियामेंट, अगर जुडिशरी और अगर पार्लियामेंट और फौज इस वक्त एक पेज पे है और फिर पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट एक पेज पे नहीं रहता तो फिर बहरहाल मामला वैसे ही चलते रहेंगे जैसे हमेशा चलते रहे हैं, यानी कि कोई जाता रहेगा और कोई आता रहेगा, क्योंकि कभी ना कभी कहीं ना कहीं ये पेज फटता ही रहता है। और ये मैं पिछले 20 साल की सहाफत में यही देख रही हूँ। शर्मिला फारूकी साहिबा कौमी असम्बली की रुकन है, सीनियर रहनुमा है पीपल्स पार्टी की, साथ मोहम्मद अली सरफराज सीनियर रहनुमा है तहरीक इंसाफ के। दो पॉलिटिकल पार्टीज से रिलेटेड ये मामला है तो दोनों को मौक़िफ़ लेना ज़रूरी था। बहुत बहुत शुक्रिया एंड वेलकम। सबसे पहले शर्मिला साहिबा आपको वेलकम करूंगी। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग एंड टेकिंग आउट टाइम फॉर अस। शर्मिला साहिबा, मैं ये बयान ऑब्वियसली फ्लोर ऑफ द हाउस पे दिया गया है एंड ये दिस इज़ अ वेरी सीरियस स्टेटमेंट जब वो ये कहते हैं कि दिस कुड बी अ फुल ब्लोन कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस। तो अगर ये एक क्राइसिस जो अगर ये डेवलप हो रहा है या होता नज़र आ रहा है या हो चुका है या दो इदारे आमने सामने आ जाते हैं, क्योंकि इसके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह जो आने वाले चीफ जस्टिस हैं उन्होंने भी एक जगह बयान दिया है, वो मैं आगे चल के आपको थोड़ा सुना दूंगी। बट व्हाट काइंड ऑफ अ क्राइसिस डू यू फोरसी? किस किस्म का क्राइसिस उभरता हुआ देख रहे हैं आप? जी शुक्रिया जाज़मी। देखिए जी, मैं इसे इदारों के दरमियान तसादुम नहीं कहूँगी। आई वुड लाइक टू पुट इट माइल्डली। ठीक, मैं ये कहना चाहूँगी कि कानून साजी करना, आइन की तशरीह करना, आइन बनाना, आइन के अंदर तरामीम करना और मुख्तलिफ हवाले से कानून साजी करना, ये सिर्फ और सिर्फ पार्लियामान का काम है। अच्छा, इलेक्शन एक्ट 2017 अपनी तमाम शिकों में बड़े वाज़ेह तौर से बहुत सारी चीज़ें बयान करता है, इसमें किसी भी शिक में कोई अभाव नहीं है। अगर आपका इलेक्शन एक्ट ये कहता है कि इंडिपेंडेंट्स को 3 दिन के अंदर अंदर अपनी पार्टी एफिलिएशन को जाहिर करना है तो ये कानून है जो पार्लियामान ने बनाया है। ठीक। अब अगर सुप्रीम कोर्ट कहती है नहीं जी 15 दिन के अंदर आप अपनी पार्टी लॉयल्टी बताएं, तो ये उस कानून से तसादुम कर रहा है अनफॉर्चुनेटली। या तो पार्लियामान आइन बना ले और आइन के मुताबिक ये मुल्क चले और अदलिया किसी किस्म के कोई इमोशनल या जज्बाती फैसले ना करे। ठीक है। एक तासुर ये जा रहा होता था कि जी उनसे पीटीआई से बल्ले का निशान ले लिया, ज्यादती हो गई, फला हो गई, लेकिन उसके पसे मंजर में अगर आप देखें तो इसमें पीटीआई की अपनी गलतियां शामिल हैं।
अगर आप अपने ही पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ इलेक्शन करेंगे और इंट्रा पार्टी इलेक्शंस आपके अपने ही आइन के मुताबिक नहीं होंगे, तो इसमें मेरा या आपका कसूर नहीं है जासमीन, इसमें पीटीआई का अपना कसूर है। और अगर मैं थोड़ा सा और माजी के अंदर जाऊं, तो ये 2013 में भी यही हुआ था। आपको याद होगा कि उस वक्त भी जब इनके इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हुए थे, तो उसके अंदर भी धांधलियां हुई थी, जिसके ऊपर इमरान खान ने जस्टिस वजी की सरबराही में कमेटी बनाई थी। उसमें भी ये साबित हुआ कि धांधली हुई है जी, लेकिन उसके नतीजे में दुरुस्तगी नहीं आई, जस्टिस वजी को फारिग कर दी इमरान खान ने। तो ये पहली बार नहीं है कि पीटीआई ने इस किस्म की अफरा तफरी के अंदर और इस किस्म की धांधली ज़्यादा इलेक्शंस अपने ही कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक उसके बरक्स कराए हैं। लेकिन यहाँ पे सवाल ये नहीं पैदा होता शर्मिला साहिबा, सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि सुप्रीम कोर्ट अगर एक फैसला दे रही है तो वो फैसला मनोअन मानने में बेहतरी है या उसको मजीद उलझाने में बेहतरी है? आई मीन लाइक देखें ना, फिर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने जो कल बयान दिया है वो भी मैं अभी चलाऊंगी आफ्टर अली सरफराज साहब हैज यू नो लाइक अपना मौक़िफ़ वो दे दें। बट ये तो लग रहा है ना कि हुकूमत मानना नहीं चाहती उनके फैसले। पहले भी उमर अता बंदयाल साहब ने फैसला किया कि इलेक्शन कराएं। जी, फैसला मानने, देखिए जैस्मीन, फैसला मानने या ना मानने की बात नहीं है यहाँ पर। ठीक, यहाँ पर कानून को फॉलो करने की बात है। कानून क्या कहता है? आपका इलेक्शन एक्ट 2017 क्या कहता है कि 3 दिन है जिसमें आपने अपनी पार्टी एफिलिएशन को जाहिर करना है। फिर इलेक्शन एक्ट ये भी कहता है कि आपने एक स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड के अंदर इस तारीख तक इलेक्शन से पहले अपनी रिजर्व सीट्स की लिस्ट देनी है। अब ये तो नहीं हो सकता कि 6 महीने बाद आप अपनी रिजर्व सीट्स दें, या ये तो नहीं हो सकता ना कि 3 दिन में आपने एक पार्टी एफिलिएशन ज्वाइन कर ली, फिर मुझे ख्याल आया कि नहीं जी अब ये मुझे पार्टी पसंद नहीं है, अब 4 महीने बाद मैं दूसरी पार्टी ज्वाइन करने जा रही हूँ। तो इस तरह तो फिर ये पार्टी लॉयल्टी जो है वो बहुत खतरे में पड़ जाएगी। पार्लियामेंट की कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसके ऊपर असर पड़ेगा, और अगर किसी कोalition के साथ गवर्नमेंट बनी हो तो वो तो गवर्नमेंट गिर जाएगी। इससे तो बड़ी अफरा तफरी पैदा हो जाएगी। अगर ये प्रेसिडेंट बन जाता है तो आइंदा आने वाले दिनों में ये होगा कि जनाब 3 दिन के अंदर आप कोई और पार्टी ज्वाइन करेंगे, 4 महीने बाद वो ख्याल आएगा नहीं जी ये तो अच्छा नहीं, यहाँ हमें ज्यादा फायदा, तो चलो जी ये पार्टी ज्वाइन कर लो, 50 बंदे वहां चले जाएंगे, हुकूमत तो गिर जाएगी। इस तरह कैसे चलेंगी हुकूमतें? ये भी पॉइंट है फ्लोर क्रॉसिंग के हवाले से। कैसे चलेगा निजाम? ठीक है, ये भी वैलिड पॉइंट है। ओके, अली सरफराज साहब, मोहम्मद अली सरफराज साहब, आप लोगों को क्या लगता है? आपने भी पार्लियामेंट में तकरीर सुनी होगी, आपको भी लगता है कि जो हुकूमत का मौक़िफ़ है या सुप्रीम कोर्ट का जो मौक़िफ़ है, फिर एस्टैब्लिशमेंट का एक मौक़िफ़ है, तो मामलात कहाँ जाके रुकेंगे? आखिर कहाँ जाके थमेंगे? कहाँ से हम ये स्टेबिलिटी का फैक्टर, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का फैक्टर हमें लगेगा, नजर आएगा कि होता हुआ नजर आ रहा है? जी थैंक यू वेरी मच जैस्मीन। जी वेलकम। देखिए जी, शर्मिला फारूकी साहबा हमारी बहन है, इन्होंने बड़ा मामले को बड़ा सॉफ्ट करके इन्होंने पेश किया है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इनकी जमात के चेयरमैन हैं और उन्होंने कौमी असेंबली में खड़े होकर सच बोल दिया है। एंड ही हैज सेड कि इट्स अ फुल ब्लोन कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस एंड दैट्स व्हाट इट इज। देखिए, पीटीआई को इलेक्शन में जिस तरीके से रोका गया हर मौका के ऊपर, जब आपकी जजेस का जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया था उसमें बड़े अच्छे तरीके से इलेक्शन कमीशन की झाड़ पहुंच की गई थी। देयर आर मल्टीपल मैटर्स इन दैट कि जनाब आपको ये तो किसी जगह पे भी नहीं कहा गया कि पीटीआई इज नॉट अ पार्टी। पीटीआई को बाहर रखा गया। इलेक्शन जीतने के बाद पीटीआई के मेंबर्स को पीटीआई ज्वाइन करने की ऑप्शन दी ही नहीं गई बाय सेइंग दैट पीटीआई इज नॉट अ पार्लियामेंट्री पार्टी। ऐसा ही है ना जी। अब वो एक ऑप्शन उस वक्त नहीं दी गई और उस वक्त वो 3 दिनों का जो टाइम था, सुप्रीम कोर्ट ने वही तो फैसला दिया है कि जनाब इनको फेयर ट्रायल नहीं मिला, इनके साथ ज्यादती हुई, इनके नॉमिनेशन पेपर तक। पिछला मामला तो आपको वैसे ही पता है कि जिस तरह नॉमिनेशन पेपर ले के रिटर्निंग अफसरों के बाहर फाड़े गए और उसके बाद जिस तरह पीटीआई के कैंडिडेट्स को सिंबल नहीं दिया गया, उन्होंने अपने पार्टी टिकट जमा कराने की कोशिश की, आरओज ने उनको एक्सेप्ट नहीं किया, इलेक्शन वाले दिन इंटरनेट बंद कर दिया गया। उसके बाद फॉर्म 45 जो है उनकी कंसोलिडेशन करने के बजाय फॉर्म 47 अपने घर बैठ के अपनी मर्जी के बना के आप ट्रिब्यूनल्स में आज तक सारे केसेस लगे हुए हैं। जितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में 17 सीटें पीएमएलएन टोटल जीती है, वो भी बड़ा, अगर उनको मैं खुला मार्जिन दूं तो वैसे उन पे भी शक है। इस सारे मामले के बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया कि जनाब ये एक पार्लिमानी पार्टी थी और अक्रॉस द बोर्ड जजेस सारे इस पे अग्रीड थे, इनको अब दोबारा 39 मेंबर्स, आई एम वन ऑफ दोज 39
जिन्होंने अपने नॉमिनेशन पेपर्स के अंदर पार्टी एफिलिएशन लिखी थी और हमें डायरेक्टली डिक्लेयर कर दिया, इवन इलेक्शन कमीशन ने नोटिफाई भी कर दिया कि ये पीटीआई के मेंबरान हैं, एंड देयरफॉर पीटीआई हैज बिकम अ पार्लियामेंट्री पार्टी, जो कि उसके साथ ज्यादती की गई थी। अब उस वक्त एक मौका, उसके बाद अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की लाइट में दोबारा मौका दिया जाता है कि ये बाकी जो मेंबरान हैं ये आजाद हैं, और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का जिन्होंने एफिडेविट दिया था, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को कह दिया गया है कि ये उस वक्त पार्लियामेंट्री पार्टी नहीं थी तो वो तो ज्वाइन हो ही नहीं सकती थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने एक चीज को नल एंड वॉइड कर दिया, उसमें मेंबरान क्या करें, और उनको एक फ्रेश चांस मिला कि जनाब आप अपने नए सिरे से आप अपने एफिडेविट दें, एंड दिस इज द टाइम यू हैव गॉट। अब मुझे ये बताएं कि ये दिनों की तो एक बहस है ना, पीटीआई के मेंबर सारे पीटीआई के साथ ही खड़े हैं। जब हमने एफिडेविट्स बना के, आपको पता होगा पीटीआई के दफ्तर के ऊपर एक हमला किया गया और पंजाब असेंबली के मेंबरान के एफिडेविट्स वहां पड़े थे, वो सारे वहां से उठा के भाग गए कुछ लोग, जिसके बाद हमें दोबारा एफिडेविट, हमारे लिए तो कोई चीज आसान है ही नहीं। इनको तो बातें आती हैं, हुकूमत के मेंबरान को देखें, इनका हल्कों से कोई कनेक्ट नहीं है। जो इन्होंने महंगाई, बेरोजगारी का तूफान इस मुल्क में फैलाया हुआ, और जिस तरीके से कोई भी शख्स अगर महंगाई की बात करे, किसी किस्म का भी कोई पीसफुल प्रोटेस्ट जो कि उसका फंडामेंटल राइट है बाहर निकले, उसको मारते हैं, कुटते हैं, उनके ऊपर पर्चे देते हैं। तो इट्स वेरी इजी टू सिट इन एन एयर कंडीशन नेशनल असेंबली और वहां बैठ के तकरीरें करनी। लेकिन आपको लगता है कि ये फुल ब्लोन कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है? मतलब अगर कॉन्स्टिट्यूशन, तो फिर क्या होगा, फिर क्या हो जाएगा, अब क्या होगा, मैं आपको क्या हो सकता है? अब आगे लड़ाई देखें जी, मुल्क का बेड़ा गर्क हो रहा है, ये तो इनको सोचना चाहिए, कुछ भी हो सकता है। हमारे साथ हमसाया मुल्कों की, बांग्लादेश की एग्जांपल आपके सामने है। जब आप हर चीज को बुलडोज करेंगे, आप अदालतों के फैसलों के, आई एम अ पार्लियामेंटेरियन बट आई ब्लेम द पार्लियामेंट फॉर बुलडोजिंग द डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट भी तो अपने फैसले, उनका आइन की तशरीह करना सुप्रीम कोर्ट का काम है, और उन्होंने अगर एक चीज, एक बड़ा ही क्लियर एक फैसला दिया हुआ है। और आप मुझे ये बताइए, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट में आज हम बैठ के सुप्रीम कोर्ट, ये पहले सोए हुए थे, इनके एक्चुअली ख्याल था कि अदालतों को मैनेज कर लेंगे। जब इनसे अदालतें मैनेज नहीं हुई हस्बे मामूल, फिर इन्होंने सोचा कि जी अब तो अदालत का भी कोई इलाज करना पड़ेगा। वो इलाज बैठ के इन्होंने पार्लियामेंट में किया, और 2017 से एक पुराना बैक डेटेड रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से एक कानून सारी 5 मिनट में कौमी असेंबली ने भी पास कर दिया, सेनेट ने भी कर दिया, उसका जवाब दिया है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के हवाले से जवाब दिया है। देखें, मामलात बहुत संजीदा हैं, इसको समझने की जरूरत है, ऑब्वियसली पार्लियामेंटेरियन समझ रहे होंगे, लेकिन क्या हम ये अफोर्ड कर सकते हैं? जस्टिस मंसूर अली शाह, जो नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे, वो इस्लामाबाद में एक कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे, तो उन्होंने कहा अदालती फैसलों पर अमल दरामद जजेस की कमेटी में भी उठाऊंगा, मुमकिन नहीं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद ना हो सके। हमारी जिम्मेदारी है कि तवाज़न बरकरार रखें, और अमल दरामद फैसलों पे होना बहुत जरूरी है। देखिए जैस्मीन, मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, एंड ही इज वन ऑफ द फाइनेस्ट जजेस दैट वी हैव। जहां तक उनकी बात है कि अदलिया के फैसले पे मनो अमल होना चाहिए, वो तो होता है, होना भी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मेरा कहने का मकसद और मतलब ये है कि अगर इलेक्शन एक्ट में एक चीज पार्लियामान ने बनाई, और ये एक्ट पार्लियामान ने बनाया है, और ये एक्ट जो है 2017 से नाफिज है, इसी के ऊपर 2018 का भी इलेक्शन हुआ, 2024 का इलेक्शन हुआ, इसी के दायरे कार में रह के इलेक्शंस हुए ना जी। वो वक्त अब गुजर गया पार्टी एफिलिएशन जाहिर करने का। मैं तमाम जजेस की बड़ी कदर करती हूँ और उनके फैसलों की, क्योंकि पूरा जजमेंट तो अभी नहीं आया, लेकिन जो 2 जज साहिबान का डिसेंटिंग नोट आया है, अगर आपने वो पढ़ा हो जैस्मीन, तो उसको बड़े वाजे तौर पे जज साहिबान ने लिखा है कि आइन के फला शिके जब तक आप सस्पेंड नहीं करते, आप ये रिलीफ दे ही नहीं सकते पीटीआई को। और सबसे अहम चीज ये है, वो ये कहते हैं कि जी पीटीआई को जो मेजॉरिटी जजेस ने जो रिलैक्सेशन दी है, वो तो उन्होंने मांगी नहीं। पीटीआई तो पिटिशन में गई नहीं थी ना, गई तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल थी जी। रिलीफ मिल गया पीटीआई को, और वो रिलीफ जो मांगा ही नहीं गया था। तो प्रेयर में जब आप एक पिटिशन दायर करते हैं, तो एक प्रेयर होती है कि जी कोर्ट हमें ये रिलीफ ग्रांट करे। उस प्रेयर के अंदर कहीं पर भी ये रिलीफ नहीं दिया गया, कहीं पर भी ये रिक्वेस्ट ही नहीं की गई इस रिलीफ की।
कहीं पर भी पीटीआई ने नहीं कहा कि जी हमें मौका दें, हम दोबारा अपनी पार्टी नहीं। लेकिन शर्मिला साहिबा, मेरा एक सवाल है खाली, अगर कल वजीर आजम को बुला लिया जाता है, या देखें ना, अब जाने से पहले और नए चीफ जस्टिस के आने से पहले ये जो जिस बहरान का हम की तरफ हम इशारा कर रहे हैं ना, जिसको ऑब्वियसली आपने माइल्डली लिया, बट ये एक जाहिर है नजर तो साफ आ रहा है ना। पहले उमर अता बंदयाल साहब ने कहा इलेक्शंस फौरी तौर पर हो जाने चाहिए, पंजाब में केयरटेकर गवर्नमेंट ने दे डिडंट केयर, उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ा, उन्होंने कहा जो मर्जी कहते रहे चीफ जस्टिस। अब ये प्रेसिडेंट बनने नहीं देगी ना सुप्रीम कोर्ट, तो आप और मैं बेशक ये बहस कर लें कि जी इलेक्शन एक्ट ये कहता है और फिर हम उसको बाद में तरमीम कर लें और जो भी कर लें, और पार्लियामेंट भी सुप्रीम है, जाहिर सी बात है, आप नॉमिनेटेड बाय द पीपल है, वोटेड बाय द पीपल ऑफ पाकिस्तान है, बट सुप्रीम कोर्ट भी ये कह रहा है कि जी अगर हमने जजमेंट दिया तो मानना भी मनोअन आपका काम है। तो फिर इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं? मतलब अगर वो प्राइम मिनिस्टर को बुला लेते हैं, तौहीन अदालत कर देते हैं, एक इंसाफ फराहम करने वाला इदारा है जो ये कह रहा है कि अदलिया के फैसलों को मनोअन तस्लीम करें, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, करना भी चाहिए। एक तरफ पार्लियामान है जिसका काम कानून साजी करना है, वी आर लेजिस्लेटर्स ना, हम प्राइमरीली हमारा काम लेजिस्लेशन है। और इसको आप इस तरह ना लें कि फैसला आया और कानून साजी हुई। ये कानून ऑलरेडी राइज था, इसकी मजीद तशरीह हमने कर दी है। ठीक, देखिए जिस तरह मैंने आपसे पहले कहा, आप मुझे बताएं जैस्मीन, क्या आपके दिल को ये वारा खाता है कि इलेक्शन होते हैं, इंडिपेंडेंट्स 3 दिन के अंदर एक पार्टी एफिलिएशन जाहिर करते हैं, एक हुकूमत बन जाती है कोalition, 4 महीने बाद या 5 महीने बाद और 6 महीने बाद 40-50 इंडिपेंडेंट्स जिन्होंने एक जमात ज्वाइन की होती है, वो कहते जी नहीं हमने ये जमात छोड़ देनी, अब हम फला जमात ज्वाइन कर रहे हैं। तो क्या होगा? एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हो जाएगा, एक पार्लियामेंट्री क्राइसिस हो जाएगा। अगर उस कोलूजन के साथ एक कोalition गवर्नमेंट बनी हो जी, ठीक है। शर्मिला साहिबा का ये पॉइंट है, इससे हॉर्स ट्रेडिंग शुरू हो सकती है, लॉयल्टी शुरू हो जाएगी, इसमें बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। जैस्मीन, मैंने उनकी सारी गुफ्तगू सुनी। देखिए मेरी बात सुने, मुझे तो समझ नहीं आ रही है गुफ्तगू क्या कर रही है शर्मिला साहिबा। ये तो ऐसे समझ रही है जैसे इनके ये हुकूमत गिर जाएगी। भाई हुकूमत कैसे गिर जाएगी? सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को हुकूमत मैं एक मफरूजे पे बात कर रही हूँ कि आइंदा आने वाले दिनों में अगर ऐसा होता है तो काइंडली आप मुझे बात थोड़ी सी कर लीजिए। आई हैव हर्ड यू सेइंग व्हाटएवर यू वांटेड टू। माय पॉइंट इज कि इस वक्त बात तो सारी माले गनीमत खाने की है। देखिए जी, मुझे इनकी नीयत पे बिल्कुल सारे पाकिस्तान को पता है कि इनकी नीयत जो है ना दोनों जमातों की, जो ये वहां असेंबली में बैठ के करे, इनका तो सिर्फ माले गनीमत पे नजर है कि किसी तरीके से इनको मखसूस नशिस्तें मिलनी है। इनकी इतनी जान क्यों निकली हुई है? पार्टी बैन तक की बातें करने की, बड़े ये जमहूरी बातें करते हैं। पीपल्स पार्टी, हमारा ख्याल था एक जमाने में कि बड़ी जमहूरियत पसंद जमात होगी। क्या जमहूरियत की ये लोग बातें करते हैं? इनका हर वक्त दिल करता है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल हो या पीटीआई हो, इनकी अपनी जो जीती हुई सीटें, हम तो कहते हैं वो भी फॉर्म 47 पे जीती है, ये लोग जीते हुए नहीं है जेन्युइनली। चलो वो तो जो जीत गए उसकी बेसिस पे, प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन पे इन्होंने अपनी मखसूस नशिस्तें अक़लियतों की और खवातीन की ले भी ली। अब बाकी जो मेंबर जिनको जबरदस्ती पकड़ के सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में, बाय नॉट लीविंग देम विद अ चॉइस, अगर डाल वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल हो या पीटीआई हो, इनको इस बात से फर्क ही कोई नहीं पड़ता। ना ये हुकूमत कहीं पे जा रही है, फर्क तो इनको इस बात से पड़ता है कि जब वो किसी एक प्लेटफॉर्म पे सारे इकट्ठे हो जाएंगे तो वो भी अपना जस्टिफाइड लीगल प्रोपोर्शनेट राइट मांगेंगे कि ये हमारी जनाब खवातीन की सीटें जो हर सूरत में हमें ही मिलती हैं। ठीक। सुप्रीम कोर्ट की एक जज मोहतरमा ने इनसे सवाल पूछा था इनके वकील से, ओ यार आपको इतनी जो मुसीबत पड़ी, आप मुझे बताएं ये जो सीटें हैं जो पीटीआई की हैं, ये आपको किसी तरीके से मिल सकती हैं? उनके पास कोई जवाब नहीं था। इन्होंने पार्टी बैन तक करने की बातें की और आज ये बातें करते हैं जी मनोअन मानना चाहिए, साथ कहते हैं मानना भी चाहिए। पार्टी चेयरमैन कह रहे हैं कि जी बिल्कुल ये लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल फुल ब्लोन क्राइसिस है। सच अगर बिलावल साहब के मुंह से निकल गया तो फिर या ये बिलावल साहब को असेंबली में आने से पहले घर बिठा के समझा लिया करें कि ऐसी बात नहीं करनी, या अगर एक आदमी के मुंह से सच निकल ही गया तो उस पर फिर खड़े हो। दिस इज अ बिलेटेड फैसला। जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया, तशरीह की इनको जरूरत क्या पड़ी, इनको इतनी मुसीबत क्या पड़ी है सुप्रीम कोर्ट की तशरीह करने की और सुप्रीम कोर्ट के साथ कॉन्फ्रंटेशन क्रिएट करने की? नून लीग तो वैसे ही सुप्रीम कोर्ट के ऊपर फिजिकल हमले करती रही है पहले। पीपल्स पार्टी वाले बेचारे उन पर उन्हें मिन्नत नहीं, सारे मिल बांट के बैठे हुए हैं। अब इनकी सारी तकलीफ इनको ये, दे एक्चुअली वांट 2/3 मेजॉरिटी। इनकी फरमाइशें बढ़ती जा रही हैं,
इनको पहले तो फॉर्म 47 के ऊपर सीटें जिताई गई, अब अनफॉर्चुनेटली 2/3 फिर भी नहीं हुई। अब इनकी नजर है कि ये पीटीआई की मखसूस नशिस्तें किसी तरीके से इनको मिल जाए, 2/3 मेजोरिटी हो और उसके बाद असेंबली में और बहुत सारे नए तमाशे हों। यू एग्जैक्टली नो वेयर आई एम पॉइंटिंग। जी ठीक। अब जान तो सारी इस बात पे निकली हुई। ओके, फर्दर एक्सटेंशंस एंड ऑल दैट। शर्मिला साहिबा, अगर सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले पर डटी रहती है तो फिर पार्लियामेंट क्या करेगी? जैस्मीन, अब आगे फ्यूचर का तो मैं नहीं बता सकती कि सुप्रीम कोर्ट क्या कहती, स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है? देखिए, पार्लियामान ने तो इलेक्शन एक्ट के अंदर अमेंडमेंट की है जिसको सदर मुमलिकत ने साइन कर दिया। वो फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस वो कानून है। अब पीटीआई ने इस कानून को चैलेंज किया। अब देखिए आगे अदलिया क्या करती है। ठीक। मैं ना हुकूमत के बिहाफ पे कुछ कह सकती हूँ बिकॉज आई डोंट नो हुकूमत क्या करेगी। हुकूमत ने तो फिलहाल जो करना था कर लिया। अब आगे अदलिया क्या करेगी उस पे मैं नहीं कह सकती कि जी उनका क्या इसके ऊपर रद्द-ए-अमल होगा या क्या लाए-अमल होगा, आई डोंट नो। लेकिन ये कोई तनाव नहीं होना चाहिए, ये कोई झगड़ा नहीं होना चाहिए। लेकिन सर मैंने पहले कहा कि कानून साजी करना सिर्फ और सिर्फ पार्लियामान का प्रेरोगेटिव है। हाँ, अगर कोई कानून इस्लाम के मुनहरिफ हो या उससे तसादुम कर रहा हो या आइन और कानून के मुताबिक नहीं हो तो वो स्ट्राइक डाउन हो जाता है। लेकिन ये तो बड़े, इसमें क्या, मुझे आप बताइए इस अमेंडमेंट के अंदर क्या है? अगर आपने अमेंडमेंट पढ़ी है, इस अमेंडमेंट में क्या है? वो यही कह रहे हैं ना कि एक स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड के बाद आप अपनी पार्टी एफिलिएशन नहीं चेंज कर सकते और एक स्टिपुलेटेड पीरियड के बाद आप अपनी रिजर्व सीट की लिस्ट नहीं दे सकते। तो इसमें मसला क्या है? मसला क्या है अली सरफराज साहब? वो कह रही है मसला क्या है? मसला बड़ा सिंपल है जी। ये कहते हैं कि जिसमें प्रॉब्लम कोई नहीं है। प्रॉब्लम बिल्कुल है। आप रेट्रोस्पेक्टिव नहीं कर सकते। आप आने वाले वक्त के लिए कानून, जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है हर एक को पता है कि आप उसको सैबोटाज कर रहे हैं। मसला किसको नहीं पता कि मसला क्या है? मसला तो मैंने पिछली अपनी सारी कॉन्वर्सेशन में बड़ा खूबसूरत बयान कर दिया। मसला तो देखें मुझे समझ नहीं आता कि ये शर्मिला फारूकी साहिबा से मेरी गुजारिश है, ये मुझे बताएं आज अगर आपके ऊपर ये हुकूमत एक टैक्स लागू 2010 से समझ नहीं आ रही, तसादुम क्या होता है? तसादुम ये होता है कि जी पार्लियामान कानून साजी कर रही है, या तसादुम ये होता है कि आप सुप्रीम कोर्ट के ऊपर चलवारें लटका दें? ये होता है तसादुम जो इन्होंने किया था। इन्होंने क्या किया था सुप्रीम कोर्ट के साथ? ये तो पूरी कौम ने देखा। 9 मई को इन्होंने क्या किया? तसादुम होता है चुन चुन के फौजी तंसीबात के ऊपर इन्होंने हमला किया। देखें जी, इन बातों से देखें शर्मिला फारूकी साहब मेन पॉइंट से डिविएट ना करें। बात यहाँ पे कुछ जो हो रही है, देखें इनके बाद ले दे कोई कानून आएगा, मुझे पसंद हो ना हो, ये 9 मई लेके शुरू हो जाते हैं। यू कैन हैव योर ओपिनियन। 9 मई पे भी हम बात करेंगे, वो अदालत में लड़े। नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट की, ये 9 मई का नाम लेके सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग गिरा दें, जाके जजों को बिठाने की जरूरत ही नहीं है। सारा कुछ तो पार्लियामान ने करना है। 9 मई का नाम ले लें, सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग डिमोलिश कर दें, क्रेन ले जाके जजों को कहें आप घर जाएं, आपके फैसलों की बुक्कत क्या है हम तो मानते ही नहीं। और 9 मई की आड़ जो है सुप्रीम कोर्ट की हर जजमेंट को चढ़ा दें। देखिए 9 मई की बात करनी है 100 दफा करें, बट ये क्या बात हुई जब आपको किसी बात का जवाब नहीं होता? 9 मई शुरू हो जाता है। वो बात को तुक्की की करें यहाँ पे। जो आप बात हो रही है सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट करना, सैबोटाज का मैं आपको ट्रांसलेशन करके बता रही थी मेरे भाई कि सैबोटाज होता क्या है। आप लोग हर चीज जो आपके फेवर में जो चीज नहीं चाहती है वो आप कहते हैं सैबोटाज हो गई। पार्लियामान की कानून साजी करना सैबोटाज करने के मुताबिक नहीं है। सैबोटाज वो होता है जो आपने चलाई की अगर आप समझती हैं। सैबोटाज वो होता है जो आपने 9 मई को किया था। ये सैबोटाज मेरी बहन अगर आप समझती हैं कि आप ये 9 मई के सैबोटाज की कहानी सुना के आप इस बात से 9 मई अगर आपके दिल को लगती है आप लोग और उसका नाम लेते हैं, नहीं हमारे दिल को क्या लगनी है? देखें जी, नहीं हमारे किस बात पर हम तो रोज कहते हैं। और उस दिन जो इस मुल्क के अंदर आप कर लें बात के साथ हुआ जिस तरीके से आपने कर ली बात। नहीं, एक सेकंड, बारी बात कर ले, बारी बात करते हैं ना, बारी बात करते हैं। करें की तारीख के अंदर जी वो अपना मौक़िफ़ शर्मिला ने दे दिया। अब मेरी बारी जी आपकी बारी है मोहम्मद सरवाज साहब जी, प्लीज डू टॉक। मैं आपसे ये भी एक क्वेश्चन करना चाह रही थी कि देखिए इस पे भी बड़ी बात हो रही है। अच्छा, मैंने शोएब शाहीन साहब को एक प्रोग्राम में कहते सुना
आई डोंट नो, प्लीज ये करेक्ट कर दीजिएगा मुझे इस फैक्ट पर कि ये बात दुरुस्त है या नहीं, लेकिन मैंने इस पर थोड़ी सी रिसर्च की तो पता चला जी सीसीटीवी फुटेजेस के हवाले से जो बात की जा रही है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और फिर लाहौर हाई कोर्ट में, और आपका इसरार है बानी तहरीक इंसाफ का, वो यही कह रहे हैं कि जी अगर ठीक है 9 मई का फैसला अगर आप ये सारा हमने किया है और आगे लगाने का हमने कहा है तो सीसीटीवी फुटेजेस की बुनियाद पर उन लोगों को आइडेंटिफाई करके उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। तो मुझे ये बताइए कि क्या ये बात दुरुस्त है कि ये कहा गया है कोर्ट के अंदर कि जी सीसीटीवी फुटेजेस चोरी हो गई हैं? जी हम तक तो यही खबर पहुंची है, दैट्स व्हाई वी आर इंसिस्टिंग कि आप सीसीटीवी फुटेजेस दें। हजारों के हिसाब से लोगों के ऊपर ट्रायल के बगैर लोगों को जेल में रखा गया फॉर मोर देन अ ईयर। ठीक, जिसने गुनाह किया, हमने तो कभी ये कहा ही नहीं है, ये तो हम ही बार बार बीन बजाते रहते हैं 9 मई की। हम तो कहते हैं जिसने कोई सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाया है उसको आइडेंटिफाई करें, उसके खिलाफ प्रूफ दें, बगैर प्रूफ के तो आप। ठीक ठीक, एक शॉर्ट ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद शर्मिला से बात करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा सॉरी, आप 9 मई के हवाले से आप ये बात कर रहे थे, मेरे सवाल के जवाब में आपने कहा जी हमें तो यही बताया गया है, तो जाहिर सी बात है इस हवाले से फिर आपने ये भी तो कहा है ना कि आप सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेंगे, आप सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, और यही मेरे ख्याल से बानी तहरीक इंसाफ भी यही कह रहे हैं कि जी सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस चीज का फैसला किया जाए। तो हर फैसला अगर हमने सुप्रीम कोर्ट में डालना है और फिर उसको मानना भी नहीं है तो फिर तो ये मुश्किल है कि ये मुल्क किसी डगर पे चल सके, क्योंकि यहाँ तो फिर 10 साल से धरने हैं और जुलूस है। अच्छा, मैं एक और क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट उठाना चाहती हूँ। अब इस स्टेटमेंट को मैं कैसे लूँ? मतलब है कि ये मजाक समझूं, एक सीरियस स्टेटमेंट समझूं, और अगर मैं इसे सीरियस मजाक तो नहीं कहूंगी ज़ाहिर है क्योंकि एक सीनियर पॉलिटिशियन ने बात किया, आई टेक माई वर्ड्स बैक, let me put it this way कि I am taking this very very seriously. What does this even mean? चंद जर्नैलों और जजेस ने बेगमात और बच्चों के कहने पर एक अनाड़ी को मुल्क पर मुसल्लत कर दिया। तो this is what Pakistan is all about? ये तो जिन्होंने कहा जी वो जवाब दे सकते हैं। किस किस्म की स्टेटमेंट्स देते हैं ये लोग हैं जो कहते हैं जी पीटीआई का और फौज का तनाज़ा है। जितनी गालियां इन्होंने फौज को निकाली हैं और जितनी बेइज्जती पाकिस्तानी फौज की इन्होंने ओवर द इयर्स की है, ये तो बदमाश जमात है और इस किस्म की बड़ी खुल्लड़ डुली है। तो गालियां देते रहे जर्नैलों के नाम ले लेके। पीटीआई को तो ऐसे ही इन्होंने बदनाम किया, वो सारों ने मिल मिला के फॉर देयर ओन वेस्टेड इंटरेस्ट। आप रिकॉर्ड पे उठा के देख ले पीटीआई के किसी मेंबर का कभी इतना घटिया बयान कभी आया? मैं तो इसकी मैं क्या जस्टिफिकेशन दूं? फजूल सी बात है। एवरीबॉडी नोज, आई डोंट इवन वांट टू रिस्पॉन्ड टू दैट। नो, डोंट रिस्पॉन्ड टू दैट, बट दिस इज ऑन अ पब्लिक फोरम ना, तो ये दिस इज अ वेरी सीरियस थिंग। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अवाम के, इससे मैं इसको इन अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव इस तरह ले लेती हूँ, फॉर यू नो नॉट फॉर जस्ट फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन, लेकिन एक पढ़े लिखे फोरम पे जब आप इस बात को डाइसेक्ट करेंगे तो फिर आप इससे ये कहना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान की अवाम की, हमारे वोट की, जमहूर की, हमारी बातचीत की कोई अहमियत नहीं है। दिस इज ऑल फॉर, दिस इज जस्ट अ गिमिक। होना वही है जो 5-6 लोगों ने ऊपर फैसला करना है और आप पे मुसल्लत कर देना है। तो फिर उसके बाद आप ये सारा ढकोसला बंद करें कि वोट डालो और यू करो और वोट को इज्जत दो और वोट के पीछे जाओ। शर्मिला, मैं आपकी तरफ आना चाहती हूँ जी। सॉरी, यू कैन कमेंट ऑन दिस क्विकली। जी सरफराज प्लीज कमेंट ऑन दिस। जी देखें जी, ये जो इन्होंने बात की है ना, मैं तो इसको वैसे बड़ी शर्मनाक बनी। ये सिर्फ जर्नैलों के बच्चों ने और बीवियों ने नहीं किया, पूरी कौम के बच्चों ने, बीवियों ने, बड़ों ने, छोटों ने 8 फरवरी को पीटीआई को अक्रॉस द बोर्ड जितवाया है। ये 8 फरवरी के से रिलेटेड नहीं थे, ये सारी कौम के बच्चों की बात है। नहीं, ये जो सरफराज साहब, ये जो स्पेसिफिक उससे पहले 2018 के इलेक्शंस की बात है। देखें 2018 की भी जो बात करते हैं, 2018 के अंदर भी जो पीटीआई को सीटें मिली थी, हमारी नजर में पीटीआई की सीटें उससे दुगनी थी। इट वाज अदरवाइज। ओके, शर्मिला साहिबा, ऑब्वियसली आई मीन ये दिस स्टेटमेंट पे मैं ये नहीं चाहती कि आप अपना कोई पार्टी का मौक़िफ़ दें या पॉलिटिकल पार्टी का दें। उस पर भी आपको याद होगा सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा था कि आरओज़ के इलेक्शंस हैं, लेकिन इन द ब्रॉडर यू नो इंटरेस्ट फॉर डेमोक्रेसी, ठीक है, हम मान लेते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि देखें, जब आप ऐसी स्टेटमेंट्स और सच सीरियस लेवल पे आप देते हैं ना, तो पूरी दुनिया में आपका मजाक बनता है मुल्क का
कि यार ये कैसे बनाना रिपब्लिक पे मुल्क है। पहले ही आपको पता है कि 8 फरवरी के इंतखाबात के ऊपर बहुत बड़े सवालिया निशान है नेशनली एंड इंटरनेशनली शर्मिला साहबा। बल्कि राइट नाउ आप जानती हैं कि हुकूमत ने उसको चैलेंज भी नहीं किया, उस रिपोर्ट को, जिस सीट पर नवाज शरीफ साहब हार चुके हैं। देखिए जास्मीन, मेरा सवाल आपसे ये है जी, इस मुल्क में कौन से इलेक्शन थे जिसके ऊपर सवालिया निशान नहीं उठा? मुझे आप ये बताइए। ठीक, कौन से ऐसे इलेक्शन थे जिसके अंदर हारने वाली जमात ने ये नहीं कहा कि धांधली हुई है? हाँ, इस इलेक्शन में जीतने वाले लोग भी कहते हैं कि जी हमारे साथ धांधली हुई है। ठीक है, इश्यूज हैं, इट्स अ न्यू डेमोक्रेसी। इस मुल्क में जहां पर एक चेकर्ड हिस्ट्री रही है, जहां पर एक तवील आमिराना दौर आते रहे और छोटे छोटे जमहूरियत के चंक्स आते रहे, और वो जमहूरियत के चंक्स जो भी बहुत ही वीक डेमोक्रेसी थी, इस वक्त भी मैं ये कहूंगी कि इट्स अ वेरी वेरी वीक डेमोक्रेसी। कोई मजबूत डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं है पाकिस्तान के अंदर। कोई बहुत ही मजबूत पार्लियामान नहीं है। पार्लियामान अपना जो एक जोर है या जो उसका एक वकार है उसको असर्ट करने की कोशिश कर रही है, और इसी वजह से ये कानून साजी हो रही है। अब अगर एक इदारा दूसरे इदारे को अंडरमाइन करेगा और ये इदारा इसको अंडरमाइन करेगा, तो मुझे आप बताइए कि किस किस्म का एक सिनेरियो क्रिएट होगा। आइन के अंदर हर इदारे की दायरेकार दर्ज है। जी बिल्कुल। अगर पार्लियामान कानून बनाता है तो अदलिया को उसका एहतराम करना चाहिए। अदलिया फैसला करता है तो पार्लियामान को और एग्जीक्यूटिव को उसका एहतराम करना चाहिए। लेकिन ये नहीं हो सकता कि एक पार्लियामान के बनाए हुए कानून के बरक्स अदलिया कोई फैसला दे दे। देखें, इस मुल्क के अंदर देखें ना, अब अगर आपके जज साहिबान थे, मेजोरिटी जो आपके जज थे उन्होंने फैसला दिया, वो बड़े मोहतरम थे। लेकिन जो 2 जज मोहतरम जो जिन्होंने डिसेंट नोट दिया, उनकी भी तो विजडम है ना, उनका भी तो आप फैसला सुन लें कि उन्होंने क्या लिखा है। नहीं, वो हम सुन चुके हैं, बिल्कुल ठीक है, वेरी क्लियर, वो ठीक बात है, क्लियर। यस, और मैं समझती हूं माइनॉरिटी, नॉट इन मेजॉरिटी। They're in minority. They're not in majority. Definitely. लेकिन आप उनकी भी विजडम को तो चैलेंज नहीं कर सकती ना। उन्होंने जो लिखा है उसको, उसके ऊपर भी तो गौर करें आप। वो तो करेंगे मैम, वो तो सुप्रीम कोर्ट खुद करेगी ना। नहीं हो रहा, लेकिन उसके भी तो गौर करें ना। नहीं, वो भी तो अपनी विजडम से कह रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, उस पर रहेंगे, लेकिन मनोअन अमल तो आपको फिर भी उस पे, और भी अभी तो मेजॉरिटी डिसीजन को छोड़े, आपको फैसले पे अमल करना है। मतलब है आपने ये नहीं देखना कि कौन क्या कमेंट कर रहा है। इस तरह तो फिर जब नवाज शरीफ साहब को पनामा में निकाला था तो फिर उनको सिसिलियन माफिया और पता नहीं क्या क्या लिखा था, तो फिर उस वक्त भी सब कहते थे कि जी ऐसे रिमार्क्स लिखने की क्या जरूरत है, ये बियॉन्ड अपने जुरिस्डिक्शन जा रहे हैं एंड ऑल दैट। बट बहरहाल मेरा खाली पॉइंट ये है कि मतलब है मुझे इन द नियर फ्यूचर कोई मुज़ाकरात होते हुए नजर नहीं आ रहे। मतलब है किसी ने किसी से बात नहीं करनी, बस उलझे रहो, उलझे ही रहना है, यही मामला है कि उलझे रहो, यही नजर आ रहा है मुझे शर्मिला। नहीं जैस्मीन, उलझने की बात उस वक्त आएगी जिस तरह मैंने आपसे पहले कहा कि अगर एक इदारा दूसरे इदारे पे फौकियत हासिल करने की कोशिश करे और अपने दायरे कार से हट जाए। देखिए, आपकी पर्सनल चॉइसेस, आपकी सिंपैथीज अपनी जगह, लेकिन जो फैसले होते हैं जैस्मीन, तो आइन और कानून के मुताबिक होने चाहिए। पार्लियामान, इसमें किसी की दो राय नहीं होनी चाहिए। इज द सोल अथॉरिटी टू डू लेजिस्लेशन, वो लेजिस्लेशन करता रहेगा। और वो हाँ, अगर कहीं पर अभाम है तो अदलिया उसकी तशरीह कर सकता है। अगर कहीं पर कोई कानून साइलेंट है तो आप अदलिया से रुजू कर सकते हैं। ठीक है, so since this is again gone into the court, तो we have to wait for the response के इस पर क्या होता है। ख्याल रखिएगा, आप सब लोगों का शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।